वतन के जान निसार है, वतन के काम आएंगे, एक रोज इस जमी को हम आसमां बनाएंगे। जय हिंद एवरीवन, इट्स मी आयुष आयुष दुबे। और मैं आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं डिफेंस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ड्रीमोलिक पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, फौजियों, इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग डिफेंस से रिलेटेड सारे एग्जाम की तैयारी करेंगे। मैं और मेरी टीम कंप्लीट फ्री में डिफेंस के सारे एग्जाम का कंटेंट यहाँ पर डिलीवर करेगी। चाहे वो आप सीडीएस से रिलेटेड एग्जाम की सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, एफकेट की कर रहे हो, एनडीए की कर रहे हो, किसी भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबका कंटेंट यहाँ पर फ्री मिलने वाला है। पर आज के इस सेशन में कौन कौन से एग्जाम का क्या सिलेबस होगा, क्या शेड्यूल होगा, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन में मेरे प्यारे बच्चों, हम केवल और केवल कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसको आप सीडीएस के नाम से जानते हो, उसको जानेंगे कि वो होता क्या है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मेंटली हम कैसे प्रिपेयर हों, फिजिकली हम कैसे प्रिपेयर हों, कौन कौन से वर्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमको जानने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स का क्या कट ऑफ होगा, सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या होगा, कितना हमको पढ़ना है, वो सारी चीजें हमको यहाँ पर जानने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज बच्चों, ये एक गेटवे होता है। किस चीज का गेटवे होता है? अगर आप इंडियन मिलिट्री में जाना चाहते हो, इंडियन नेवी में जाना चाहते हो, इंडियन एयर फोर्स में जाना चाहते हो, या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जाना चाहते हो, या उसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो बच्चों सीडीएस एक वो रास्ता है, इसके थ्रू आप जा सकते हो। अब इसको कंडक्ट कौन कराता है? तो यूपीएससी। इस एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट कराता है साल में 2 बार, एक अप्रैल मंथ में और एक सितंबर मंथ में बच्चों। तो साल में 2 बार ये एग्जाम होने वाला है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसको हम जानते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं नेशनलिटी की, तो सीधी सी बात है कि भाई हमको इंडियन होना पड़ेगा। अगर आप माइग्रेंट हैं, ठीक है, या रिफ्यूजी हैं, तो गवर्नमेंट ने अगर आपको अप्रूवल दिया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली मैं कह सकता हूं कि भाई यहाँ पर आप इस एग्जाम को वही दे सकता है जो इंडियंस है। ठीक, अगर मैं बात करूं एज लिमिट की बच्चों, ठीक है, तो एज लिमिट में भाई जो आईएम में, अगर आप मिलिट्री एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो आपकी एज 19 ईयर्स टू 25 ईयर्स 24 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। अगर आप इंडियन नेवी एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपका जो एज होना चाहिए वो 19 टू 24 के बीच में होना चाहिए। अगर आप एएफए यानी एयर फोर्स एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो बच्चों आपका जो एज होना चाहिए वो 20 टू 24 ईयर होना चाहिए बच्चों। यहां पे मिसप्रिंट हो गया है, 20 टू 24 होना चाहिए बच्चों। और अगर आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए होता है, उसका जो एज लिमिट है वो 19 टू 25 ईयर्स है बच्चों। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब सवाल ये उठता है कि ये एग्जाम कौन कौन दे सकता है? मेल दे सकते हैं या फीमेल दे सकती हैं या दोनों दे सकते हैं? तो बच्चों अगर मैं बात करूं आईएमए, आईएनए और एएफए की, यानी अगर आप मिलिट्री इंडियन मिलिट्री को ज्वाइन करना चाहते हो, इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, तो भाई यहाँ पर मेल मैंडेटरी है, फीमेल्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो ओटीए सेक्शन है यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है, इसको मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल के लिए केवल और केवल एक पार्ट है, क्या है? ओटीए सेक्शन। ठीक है, तो अब बात करते हैं बच्चों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो आईएमए और ओटीए के लिए बच्चों बैचलर्स डिग्री इंपॉर्टेंट है, यानी आप ग्रेजुएटेड होना ही चाहिए। अच्छा, कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि सर ग्रेजुएशन की डिग्री हमारे पास होना चाहिए या अपियरिंग में भी कर सकते हैं? तो अगर आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है, अपियरिंग है, तो अपियरिंग में भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आईएमए और ओटीए किसी भी बैचलर्स, बस आपके पास बैचलर्स डिग्री होने चाहिए, चाहे वो आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, चाहे वो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, साइंस बैकग्राउंड के हो, किसी भी बैकग्राउंड से आपने अगर बैचलर्स किया है, बैचलर्स की डिग्री ली है, ठीक है, अपना ग्रेजुएशन किया है, तो आप इजिली आईएमए और ओटीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अगर मैं बात करूं आईएनए की, तो बच्चों आईएनए के लिए यानी इंडियन नेवी एकेडमी को वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीटेक की डिग्री ली हो या बीई की हो।
ठीक है, यानी इंजीनियरिंग की डिग्री है अगर उनके पास, तो ही वो इंडियन नेवी एकेडमी या इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो बच्चों आपके पास यहाँ पर भी कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो चल जाएगा, पर 10+2 यानी 12th में आपका फिजिक्स और मैथ्स ये मैंडेटरी है। ग्रेजुएशन की डिग्री ये मैंडेटरी है, किसी भी फील्ड किसी भी स्ट्रीम से आपने किया है कोई दिक्कत नहीं है, पर 10+2 यानी 12th आप फिजिक्स और मैथ्स से ही पढ़े हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो 12th में, पर आपका फिजिक्स और मैथ्स की मैंडेटरी है। अगर है तभी आप इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं मार्शियल स्टेटस की, तो भाई अनमैरिड होना चाहिए, चाहे वो IMA INA AFA के लिए हो तो अनमैरिड होना चाहिए। ठीक है, OTA के लिए भी अगर मैं बात करूं तो वहां पर देखो क्या करा, अनमैरिड इंडिविजुअल्स और दोज मीटिंग मार्शियल कंडीशन। ठीक है, तो यानी यहाँ पर मैरिड लोग भी अप्लाई कर सकते हैं OTA एग्जाम के लिए, पर कुछ उसकी क्राइटेरिया है, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों हाइट की, क्योंकि ये बहुत ही मेजर इशू है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है कि हाइट क्या होनी चाहिए। तो बच्चों अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 157.5 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप INA इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी हाइट बच्चों 162.5 होनी ही चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अच्छा, एयरफोर्स में बच्चों आप सभी को पता होगा, जैसे एक मूवी आई थी गुंजन सक्सेना, ठीक है, तो उनकी हाइट कम थी, हाइट क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा था, पर उनके लेग्स के साइज जो थे, ठीक है, लेग्स और हैंड का जो साइज था वो मैच कर रहा था, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो गया था। तो बच्चों याद रखना, अगर आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी हाइट इतनी है, ठीक, और अगर इतनी हाइट है तो चल जाएगा। अगर इससे कम भी होती है ना बच्चों, तो लेग लेंथ वगैरह सब चीजें वो लोग मेजर करते हैं और उसके बिहाफ पे फिर आपको आगे बताएंगे कि आपको प्रोसीड करना है या नहीं करना है। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं OTA के लिए, तो OTA के लिए 157.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए बच्चों, ये मेल का है। अगर फीमेल जो है वो OTA के लिए अप्लाई कर रही है तो उनकी जो मिनिमम हाइट है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों एग्जाम पैटर्न की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखो एग्जाम जो है वो 3 स्टेजेस में होते हैं आपके। अगर आप CDS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 3 स्टेजेस को क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहला जो स्टेज होता है वो होता है रिटन स्टेज, यानी रिटन एग्जामिनेशन होगा। अगर आप पहले स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हो तो सेकंड स्टेज में आते हो। सेकंड स्टेज आपका SSB होता है बच्चों, ठीक है, वो SSB 5 डेज का होता है। अगर आप इसको भी क्लियर होते हो तो क्लियर कर लेते हो तो लास्ट में आपका मेडिकल होता है। ठीक है, फिर फाइनल आपका मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिटन एग्जामिनेशन की, तो बच्चों अगर आप IMA INA AFA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी या एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बच्चों आपके 3 एग्जाम होंगे। सेम डे में 3 एग्जाम होते हैं, एक इंग्लिश सब्जेक्ट का, एक GK का और एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। बच्चों जो इंग्लिश होता है बच्चों 100 मार्क्स का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं और टाइमिंग उसकी 2 घंटे होती है। अगर बात करें GK की, तो बच्चों यहाँ पर भी 100 नंबर का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं और टाइमिंग जो होता है वो 2 घंटे का होता है। अगर मैं बात करूं मैथ्स की बच्चों, तो उसमें 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होते हैं और इसकी भी टाइमिंग बच्चों होती है 2 घंटे। ठीक है, पर ये किसके लिए है, ये जो एग्जाम है ये IMA INA और AFA के लिए है। अगर आप OTA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों ना, तो इसमें केवल और केवल इंग्लिश और GK का ही होता है, यानी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं होता है। तो जिसको भी मैथ से डर लगता है वो इन दोनों सब्जेक्ट्स की तैयारी करके OTA को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी इंग्लिश जो होगा बच्चों 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के 120 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं GK की, तो यहाँ पर भी बच्चों 100 नंबर के 120 क्वेश्चन होंगे और टाइमिंग जो होगा इसका 2 घंटे होगा। बच्चों अगर मैं बात करूं मार्किंग स्कीम की, ठीक है, तो अगर आप सही जवाब देते हो तो +1 नंबर मिलेगा, यानी 1 नंबर मिलेगा। अगर आप गलत जवाब देते हो तो 1/3 मार्क जो होगा डिडक्ट हो जाएगा, यानी 0.33 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई अटेम्प्ट नहीं किया तो बच्चों उसके लिए कोई भी नंबर नहीं डिडक्ट किया जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की,
जो कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि भाई सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका एसएसबी होगा, एसएसबी के भी कई सारे सेक्शंस होते हैं। अब एसएसबी पर मैं एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा, 2-3 वीडियोस के बाद से आप एसएसबी के बारे में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन पाओगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, आपको इवेलुएट किया जाएगा और फिर फाइनल उसका मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं ट्रेनिंग एकेडमीज की। तो जैसा कि मैंने कहा कि भाई इस एग्जाम को दे करके आप इंडियन मिलिट्री को ज्वाइन कर सकते हो, एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, नेवल एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं आईएमए की तो ये देहरादून में है बच्चों, ठीक है। अगर मैं बात करूं आईएनए की, ठीक है, ये केरला में है बच्चों। अगर मैं बात करूं एयरफोर्स की तो ये हैदराबाद में है, और अगर मैं बात करूं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी बच्चों तो ये चेन्नई में है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों सिलेबस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया सीडीएस बहुत ही आसान है, हम इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं, तो नहीं। पहले की तरह अब एग्जाम का पैटर्न नहीं रहा, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए सब्जेक्ट भी बहुत वास्ट हो गया है। और आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ऊपर ऊपर से पढ़ करके जाने से नंबर नहीं मिलने वाले हैं, आपको डीप नॉलेज होना ही चाहिए, तभी आप वहां पर कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। तो बच्चों अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो भाई मैंने पहले ही कहा कि इंग्लिश का होगा एग्जाम, जनरल स्टडीज होगा, साइंस होगा और मैथ्स होगा, ये 4 सेक्शंस होंगे बच्चों। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो आपका ग्रामर पोर्शन होगा। ग्रामर में आपको पता ही है क्या क्या होता है, वो सारी चीजें सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग डिटेल में वीडियोस डालेंगे, पर इस वीडियोस में उसको मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये केवल और केवल सीडीएस है क्या, कैसे इसके लिए अप्लाई करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस वीडियो में हम ये जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस हम अलग से डालेंगे, उसकी चिंता मत करो आप। तो ग्रामर पोर्शन होता है, वोके पोर्शन होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, और बच्चों इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये पार्ट, कि अगर आपको रीडिंग स्किल आपके अंदर नहीं है तो इंग्लिश एग्जाम अच्छे से क्रैक नहीं कर पाओगे। तो रीडिंग आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आएगा और उससे क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करके उसका आंसर निकालना बहुत ही मुश्किल होगा अगर आपके अंदर रीडिंग एबिलिटी नहीं है। तो याद रखना है कि इंग्लिश का जो पोर्शन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक तो सबसे बड़ी बात कि भाई इंग्लिश आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, तो आपके जहन में होना चाहिए ये चीज। क्योंकि देखो ये है तो पूरा का पूरा वास्ट पार्ट, पर सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग पार्ट भी यही इंग्लिश ही है। ऐसा क्यों? जब मैं इसके बारे में डिटेल में सिलेबस लेकर के आऊंगा, चैप्टर वाइज बताऊंगा, टॉपिक वाइज बताऊंगा, तो वहां पर बताऊंगा कि ऐसा क्यों, क्यों इतना इजी है, क्यों इतना ये स्कोरिंग पार्ट है। बच्चों अगर मैं बात करूं जनरल स्टडीज की, तो जनरल स्टडीज में पता है आपका हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री के भी 3 सब पार्ट होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। फिर पॉलिटी आपको पढ़ना है, जियोग्राफी आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। भाई साहब बाकी तो ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम में वेरी करेगा, पर करंट अफेयर बच्चों हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों करंट अफेयर तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। अब इसके क्या सोर्सेस होंगे वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है बच्चों। अब अगर बात करें साइंस पोर्शन की बच्चों, तो साइंस में आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 पार्ट होते हैं बच्चों। अब ये जो तीनों पार्ट होते हैं बच्चों, ये 10th लेवल तक का होता है, कुछ टॉपिक्स होते हैं 11th और 12th के भी, वो सारी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो 9th 10th की अगर बेसिक एनसीईआरटी की नॉलेज है आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बारे में, तो बहुत ही आराम से इस सेक्शन को भी कवर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मतलब अगर मैं कहूं कि पूरा का पूरा इंग्लिश और साइंस पोर्शन मिला दिया जाए ना बच्चों, तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है, क्योंकि बहुत ही इजी होता है। तो ये दोनों अगर अच्छे से तैयार कर लिए ना तो बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा आपको। और बच्चों अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स की बच्चों उनमें जो जो यूनिट्स है, अर्थमेटिक मैथ पढ़ना, अलजेब्रा पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, स्टैटिक्स पढ़ना है, ये मैथ्स में पूरा पढ़ना है बच्चों आपको, ठीक है। और ये मैथ्स वाले सर आपको डिटेल में बताएंगे कि अर्थमेटिक में, अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, मेंसुरेशन में, स्टैटिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सारे चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना बच्चों। अगर आप लोग के माइंड में ये है कि कट ऑफ भर का नंबर लाना है, तो बच्चों नहीं, क्योंकि आपको मेरिट लिस्ट में आना है। तो कट ऑफ केवल और केवल कट ऑफ के बारे में मत सोचो। तो
हाई स्कोरिंग अगर आप करना चाह रहे हो, हाई स्कोर करना चाह रहे हो, तो बच्चों डीप नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों हम लोग डिटेल में आप सभी को बताएंगे। तो ये मैंने हल्का हल्का ओवरव्यू दिया है पूरा का पूरा सिलेबस के बारे में। अभी इनके भी सब पार्ट्स होते हैं, तो डिटेल में उसका अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा और आप सभी को बताऊंगा बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने पूरा का पूरा सीडीएस का ओवरव्यू आपको दे दिया है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन सा टॉपिक्स है, क्या क्या, कौन कौन से बुक्स फॉलो करने हैं, बुक्स फॉलो करने भी हैं या नहीं करने हैं, सोर्स क्या होना चाहिए, मटेरियल क्या होना चाहिए, हर एक चीज में इंडिविजुअली सारे चीजों का वीडियो लाऊंगा। मैं और मेरी पूरी टीम, ड्रीम ओलिव की पूरी टीम आएगी, आपको हर एक चीज का छोटा से छोटा इंफॉर्मेशन देकर के जाएगी बच्चों। तो आज मैं केवल और केवल इस सेशन में आपको ओवरव्यू दिया हूँ सीडीएस के बारे में। ठीक है, देखो फौजी बनना इतना आसान नहीं है। ये जो वर्दी है ना, इसका जुनून, माय गॉड, बहुत ही अच्छा। इसको इसको पहनने के बाद जो फीलिंग आती है ना, बहुत ही अलग फीलिंग होती है। तो बच्चों, अगर आप सच में ये यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो ना ऑलिव ग्रीन, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। मेहनत नहीं करनी, बहुत मेहनत करनी है। जुनून होना चाहिए आपके अंदर। और वो जुनून कैसे होगा? जब आप डिटेल में अपने सिलेबस को कवर किए होगे, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होगे, तो वो सारी चीजें बच्चों मैं आप सभी को बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। तो आज के सेशन में केवल और केवल हमने सीडीएस के बारे में हल्का सा ओवरव्यू लिया है। ठीक है बच्चों, और भी वीडियोज आएंगी, एसएसबी की एक अलग वीडियोज मैं लेके आऊंगा, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अलग वीडियोस आएंगे। इंग्लिश की अलग आएगी, मैथ्स की अलग आएगी, एसएसटी की अलग आएगी, सबकी अलग आएगी, सिलेबस वाइज सब कुछ, उसकी चिंता मत करो, बस आप पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।